आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम धूमिल द्वारा रचित कविता पटकथा का अनुशीलन करेंगे। इससे पूर्व हमने धूमिल की कविता मोचीराम का अनुशीलन किया था। उसी क्रम में आज हम देखते हैं पटकथा कविता। यह कविता आज़ादी के बाद की कविता है। जब आज़ादी मिली तो लोगों को एक आस बंधी थी कि उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन की जो त्रासदी दिखाई दी और आज़ादी के प्रति लोगों का जो मोह भंग हुआ, उसी को आधार बनाकर इस अवतरण में विसंगतियों पर आक्षेप किया गया है। प्रस्तुत अवतरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की मनोदशा का सुंदर चित्रण हुआ है। मैंने कहा आज़ादी और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहाँ कतार के कतार अनाज के अंकुर फूट रहे थे। मैंने कहा जैसे कसरत करते हुए बच्चे। तारों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। मैंने कहा कांस की बजती हुई घंटियाँ। खेत की मेड़ पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। कवि कहता है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली तो सामान्य जनता के उत्साही स्वर में स्वर मिलाते हुए मैंने कहा हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद सर्वप्रथम समस्या कृषि क्षेत्र की थी। मैं दौड़ता हुआ खेतों में गया और वहाँ पर अनाज के अंकुए कतार में उग रहे थे। वे कतारबद्ध अंकुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे स्कूली बच्चे सम्मिलित रूप से व्यायाम करते हैं, उनके हाथ पैर एक साथ चलते हैं। उसी प्रकार तारों के ऊपर चिड़ियाँ भी नियमित क्रम में चहचहा रही थी। खेतों में बैलों के गले में लटकने वाली कांसे की घंटियाँ बज रही थी। तब मैं एक मेड़ को पार करके हल चलाने वाले के पास गया और बैलों की पीठ थपथपाई। उसी समय उस रास्ते से गुजरने वाले एक व्यक्ति का नाम पता पूछा और उससे कहा कि अब देश आज़ाद हो गया, हम तुम आज़ादी में जी रहे हैं और आज़ाद हो गए हैं, इसलिए बधाई है। इस अवतरण में आज़ादी मिलने के बाद की जो जन सामान्य की प्रतिक्रिया है उसका सरल सुंदर चित्रण हुआ है। यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग बड़े ही सुंदर दृष्टि से हो। अगला पद देखिए। मैंने इंतज़ार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा। यह अवतरण भी पटकथा शीर्षक कविता से लिया गया है, जो धूमिल द्वारा रचित। देश को आज़ादी मिलने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और हमारे नेताओं ने जनता को कई लुभावने आश्वासन दिए, सुंदर वादे किए, परंतु उनको पूरा नहीं किया। इसी संबंध में कवि आक्षेप पूर्वक कहता है कि लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही हमारे नेताओं ने सुनहरे वायदे किए और जनता से कहा कि अब कोई भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अर्थात अब कोई गरीब बच्चा भूखा नहीं रहेगा। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था होगी तथा कोई भी छत बारिश में नहीं टपकेगी, अर्थात सभी के लिए समुचित आवास की व्यवस्था की जाएगी। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ये भी आश्वासन दिए कि देश से गरीबी दूर की जाएगी और कोई भी आदमी कपड़ों के अभाव में नंगा नहीं रहेगा। अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अब यह जमीन अपनी है। आगे कवि ने कहा है कि अब कोई भी गरीब परिवार का रोगी दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। अब शोषण और उत्पीड़न नहीं होगा, कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा
और कोई किसी को नंगा नहीं करेगा। अर्थात गरीबी, उत्पीड़न और अत्याचार जैसी सभी बुराइयों से सामान्य जनता को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अब अपना लोकतंत्रीय शासन है, अपने लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसलिए उक्त सभी समस्याओं को एकदम से खत्म कर दिया जाएगा या इनका समाधान कर दिया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में जनता के सामने अनेक वादे किए गए थे, अनेक सुनहरे सपने सजवाए गए, परंतु वे एक भी पूरे नहीं हुए। यह आम जनता के लिए एक त्रासदी से कम नहीं रहा। कवि ने इसी स्थिति पर आक्षेप किया है। अवतरण में सपाट बयानी और यथार्थता की अभिव्यक्ति बड़ी ही सुंदर तरीके से हुई है। अगला पद देखिए। वह हमें विश्व शांति और पंचशील के सूत्र समझाता रहा। मैं खुद को समझाता रहा, जो मैं चाहता हूँ वही होगा, आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे। यह इस कविता अवतरण में कवि ने कांग्रेस सरकारों तथा नेहरू जी की नीतियों की ओर संकेत करके हमारे लोकतंत्र की असफलता पर आक्षेप किया गया है कि लोकनायक रूप में नेहरू जी देशवासियों को अनेक सुनहरे नारे देते रहे। वे हमें विश्व शांति की आवश्यकता एवं महत्व के साथ ही पंचशील के सिद्धांतों को भी समझाते रहे। भले ही ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए सिद्धांत उपयोगी रहे हों, परंतु इनसे देश की आम जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। सामान्य लोग भी अपने नेताओं की बातों पर विश्वास करते रहे और सोचते रहे कि जो ये चाहेंगे वह अवश्य हो जाएगा, आज नहीं तो भविष्य में सब कुछ सही होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। नेताओं का कोई भी आश्वासन एवं सपना पूरा नहीं हुआ, मगर यह जरूर हुआ कि भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे। अर्थात देश की जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती गई और जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन की रेल पेल होती रही। लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे, योजनाएं चलती रही, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे और जब कभी मौसम उतार कर होता रहा हमारा संशय, हमें कोंचता था। हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है? कि फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा। आम जनता अपने अपने पेट की चिंता में लगी रही, राशन जुटाती रही और निसंकोच निश्चिंत होकर बच्चे पैदा करती रही। फलस्वरूप देश के विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी वे यूं ही चलती रही, उनका पूरा लाभ नहीं मिला। इस दौरान प्रशासन में अव्यवस्था का दौर रहा, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे। इसी तरह जब कभी चुनाव का मौसम आता अथवा संसद के अधिवेशन होते तो तब हम और हमारे प्रतिनिधि अपनी गलतियों को लेकर चिंतित हो जाते तथा उत्तेजित होकर पूछते रहते कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्या है जो लोकतंत्रीय व्यवस्था का उचित फल नहीं मिल रहा। नेताओं, राजनीतिक दलों और जनता में बहुत खूब बहस होती, परंतु उसका परिणाम नगण्य रहता। लोकतंत्र की असफलता एवं पंचवर्षीय योजनाओं का समुचित लाभ न मिलने पर इस अवतरण में आक्षेप किया गया है। विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का आम जनता से कोई वास्ता नहीं, यह भी इस अवतरण में बताया गया है। अवतरण में सपाट बयानी और आक्षेप आक्रोश का स्वर दृष्टिगत होता है। इस प्रकार से आज हमने पटकथा कविता के 3 अवतरणों का अनुशीलन किया है। इसके आगे के जो अवतरण हैं उनका अनुशीलन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।